यहाँ तो एस्ट्रेला स्टेट का दिखाया जाता है। उसके पिता ने उसकी क्लासेस चालू कर दी होती है। उसके पिता बोलते हैं रोजेंटा, मैं एस्ट्रेला परिवार की ओर से आपको एक तोहफा सौंपता हूँ। बताया जाता है एस्ट्रेला वंश की शुरुआत नेक्रोमेंसर से हुई थी। उसके पास श्राप देने का वरदान था। यह कौशल हमारी वंश परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपा गया। मेरे और आपके लिए श्राप के वरदान के एक हिस्से का उपयोग करने की शक्ति मौजूद है। वह बताता है ये शक्ति इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। रोज बोलती है इसका क्या मतलब है। वह अपने हाथ फूल के ऊपर रखकर एक शब्द बोलता है व्हीलेट, जिससे वो फूल मुरझा जाता है। वह फूल को अपने हाथ में लेकर बोलते हैं भौतिक प्रभाव शक्ति की तीव्रता पर निर्भर करता है। कौशल को विकसित करने के लिए छोटे स्तर से शुरुआत करें। तो चलिए फूल से शुरुआत करें। रोज मन में सोचती है पिता ने कैसे किया। मैंने वास्तव में उन्हें कुछ भी जोर से बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन उनकी बात मानसिक रूप से सुनी जा सकती थी। वह अपना हाथ फूल के ऊपर रखते हुए बोलती है व्हीलेट। तभी उसकी हालत खराब हो जाती है। वह अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। जब वह अपने हाथों की तरफ देखती है तो उसमें खून लगा होता है। उसकी ये हालत देखकर रोज के पिता निराश हो जाते हैं उससे। मन में सोचते हैं धिक्कार है, शायद उनके खून में आम आदमी होने का असर है। वह अपनी शक्तियों को उपयोग नहीं कर पा रहा। वह नौकरों को सफाई करने के लिए बोलता है। बोलती हाँ सर। वह सोचते हुए बोलता है शायद उसकी क्षमता सीमित नहीं है, मेरी कल्पना से परे हो सकती है। बोलते हुए डेविल स्माइल करता है, मुझे उसकी क्षमताओं को नियंत्रण करना सिखाना होगा। वहीं दूसरी तरफ रोज डरते हुए उठ जाती है। रानी आकर बोलते हैं माय लॉर्ड आप जग गए। जिसके डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। सर्वेंट बोलती है माय लॉर्ड ड्यूक ने आपके लिए ये जादुई कलाकृतियां छोड़ी है। रोज बोलती है क्या मेरे पिता ने ऐसा किया था। रोज बताती है जादुई कलाकृतियां प्राप्त करने के बाद समय बीतने के साथ मेरी शक्तियों को नियंत्रण करना आसान हो गया। मुझे तो इनके नए उपयोग भी मिल गए। तो भाग्य से पहले दिन के बाद मुझे कभी भी खून की उल्टियां नहीं हुई। वह चमकती हुई आंखों से अपने हाथ की ज्वेलरी को देख रही होती है। वह खुश होकर बोलती है बिल्टू, जिससे पौधा मुरझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने अपनी पढ़ाई में भी पूरी तरह मन लगा दिया था, क्योंकि आज का दिन सैर का था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रोज बाहर का नजारा देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। किसी की चिल्लने की आवाज आती है। वह आदमी रोज को ग्रीट करता है। रोज बोलती है हिरियोन तुम जल्दी आ गए। हिरियोन के साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। रोज मन में सोचती है एक भेड़िए का मुखौटा, और वह हिरोन से उस बच्चे के बारे में पूछती है। वह मन में सोचती है क्या ये जादू है, मुझे उसकी आंखें भी नहीं दिख रही। हिरोन रोज के सामने बैठकर बोलता है ये वह शिष्य है जिसे मैंने हाल ही में स्वीकार किया है। रोज बोलती है तो क्या आपका शिष्य भी हमारे साथ आ रहा है। हिरोन उससे माफी मांगता है क्योंकि वह उसके साथ नहीं जा सकता। हालांकि मुझे किले की दीवारों के भीतर घुमाने की अनुमति मिली है। रोज बोलती है कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे के साथ जा सकता हूँ। वे दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं। रोज एक जगह खड़े होकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही होती है। वह उस बच्चे की तरफ देखकर सोचती है वह बच्चा इतना दूर क्यों है। रोज उसे अपने पास आने के लिए बोलती है। एक कदम आगे बढ़ता है। रोज उसे और पास आने के लिए बोलती है। बच्चों की तरह कदम बढ़ाकर उसके पास आ रहा होता है। रोज बच्चे से उसका नाम पूछती है और बोलती है अपना नाम सजा करना इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं मन में सोचती लेकिन हर समय मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकती। रोज बोलती है अगर हम दोस्त दिखाना चाहते हैं तो हमें नामों का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी के लिए नाम सोचना अच्छा होगा ना। बच्चा बोलते है एक नाम। रोज बोलती है तुम एक लड़के हो। बच्चा बोलता हाँ। ये सुनकर रोज बोलती है मैं तुम्हें नोक कहकर बुलाऊंगा। उसके बाद वह दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। तो उनका स्वागत करके बोलते है कितने लोग हो। बोलती है 2 हैं। रोज बोलती है नोक। ये सुनकर वह बच्चा घबरा जाता है। सोचता है दोबारा। हर बार जब वह मुझे नोक कहता है तो मैं चौकन्ना हो जाता हूँ। रोज अपने ही धुन में होती है। बोलती है नोक क्या खाओगे तुम, इससे ज्यादा कुछ भी ऑर्डर करना है। तो बोलते है क्या आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। रोज बोलती है क्या हमें स्टिक की 3 सर्विंग और कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है। औरत बोलती है क्या 3 सर्विंग। रोज बोलती है हाँ। और वह नोक से बोलती है 2 सर्विंग तुम्हारे लिए। हमारी उम्र के बच्चों को अच्छे से खाना चाहिए। इतनी पतली भुजाओं से मेरी रक्षा कैसे कर पाओगे। इसके बजाय शायद मुझे आपकी सुरक्षा करने की जरूरत पड़ सकती है। नोक बोलते हैं मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ। मुस्कुराते बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही थी आज। बताते हैं उस दिन उसका बहुत अच्छा रहा। उसके जागीर में लौटने के बाद भी मैं नोक के साथ उस शहर के बारे में सोच रही थी। हालांकि उस दिन के बाद मैंने नोक को कभी नहीं देखा। मैंने हिरोन से उसके बारे में पूछा। उन्होंने बोला वो पढ़ने के लिए बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने एक अनुभवी व्यक्ति के पास भेजा है। परिणाम स्वरूप समय बीतने के साथ नोक की यादें धुंधली पड़ने लगी। रोज कहीं जा रही होती है। तभी एक नौकरानी बोलती है माय लॉर्ड। रोज पलटकर पीछे की तरफ देखती है। नौकरानी सर झुकाकर बोलती है माय लॉर्ड। वह रुमाल देते हुए बोलती है आप इसे लेना भूल गए थे। उस मन में सोचते मैंने जानबूझकर भूलने का नाटक किया। नौकरानी से रुमाल लेकर धन्यवाद बोलती है। रुमाल को देखकर सोचती है मैं चाहे कितना भी इस्तेमाल कर लूँ ये कभी खत्म नहीं होता। ये कौन सा नंबर है। यह रुमाल। उसे विवियन की याद आती है जो बोलती 100 नहीं 200। ये बेहद आलिशान रुमाल है जिसे विवियन ने बड़ी खास मेहनत से भेजा है। सीन विवियन के घर का होता है। रोज विवियन से मिलने आई होती है। विवियन कमरे में आते हुए बोलती है रोजेंटा। वह कूद कर जल्दी से रोज को गले लगा लेती है। रोज बोलती है मैंने तुम्हें बताया कितना खतरनाक है, गिर सकती हो। विवियन मुस्कुराते हुए बोलती है ठीक है। अपने दोनों हाथ गालों पे रखते हुए बोलती है रोजेंटा यहाँ एक मेहमान है। पहली बार वे इतनी ज्यादा खुश होते हैं वे क्राउन प्रिंस नहीं बोल पा रही होती है। उसको समझ आ जाता है विवियन किस बारे में बोल रही है। वह बोलती है क्राउन प्रिंस हिज मैजेस्टी। क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैं आपका इंतजार कर रहा था लॉर्ड एस्ट्रेला। टेबल पे चाय का कप रखे होते हैं। रोज चाय पीते हुए घबरा रही होती है क्योंकि विवियन और क्राउन प्रिंस की नजरें चुरा रहे होते हैं। रोज बोलती है हर कोई ऐसा क्यों कर रहा है। यह सुनकर जल्दी से विवियन चाय की कप उठा लेती है। उसे ऐसा करता देख रोज सोचती है कुछ हुआ है क्या।
जैसे ही विवियन चाय पीती है उसकी जीभ जल जाती है और उसके हाथ से कप छूट जाता है और कप नीचे गिरकर टूट जाता है। विवियन के हाथ भी जल गए होते हैं। रोज विवियन के पास चली जाती है। विवियन उसके कंधे पे सर रख लेती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। वह बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। रोज ने विवियन का हाथ पकड़ा होता है और दूसरी तरफ प्रिंस शांति से अपनी चाय पी रहे होते हैं जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तभी जल्दी से एक नौकरानी गेट खोलते हुए बोलती है, माय लेडी। विवियन बोलती है डोना। डोना विवियन के पास आती है, बताती है चाय से विवियन का हाथ जल गया, तुरंत ही उसे उपचार देना चाहिए और उसे कमरे में वापस ले जाने के लिए बोलती है और बताती है जैसा कि आप देख सकते हैं फर्श पे गंदगी हो गई है। डोना बोलती है अरे बाप रे। वह उनसे माफी मांगकर एक पल के लिए रुकने बोलकर वह जल्दी से कमरे के बाहर चली जाती है। क्राउन प्रिंस उन दोनों को देख रहे होते हैं। उसकी नजर क्राउन प्रिंस पे जाती है। वह सोचती है भगवान, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि क्राउन प्रिंस यहाँ है। मैंने विवियन के साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसे मैं आमतौर पर करती हूँ। डोना विवियन को लेकर चली जाती है उसका उपचार करने के लिए। दूसरी नौकरानी बोलती है मैं आपको दूसरे कमरे में लेकर चलती हूँ। दूसरी नौकरानी राजकुमार और रोज को दूसरे कमरे में ले आती है और वहाँ से वो चली जाती है। रोज सोचती है हम साथ होके भी अकेले हैं। राजकुमार जाकर सोफे पे बैठते हुए बोलते हैं कि आप कुछ ज्यादा समझौता नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं। वो सोफे पे दूसरी तरफ बैठे हुए बोलती है हम दोस्त हैं। यह सुन के क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए बोलते दोस्त। वो सोचते हैं क्राउन प्रिंस को उस चेहरे के साथ देखना मुझे कई हद तक समझ आ रहा है विवियन क्या कहना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि वे बड़ा होकर और भी अधिक आकर्षक रईस बनेगा। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि उस लालची व्यक्ति से कीमत तक दूर रहो और अब आप इसे वश में कर रहे हैं। आपने ये सब कैसे कर दिखाया। यह सुन के रोज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह गुस्से से मन में सोचती है क्या ये सच है मैं थियोडोर से छोटी हूँ लेकिन ये बच्चा। वह अपने गुस्से को शांत करके बोलती है कोई अपने दोस्त को वश में कैसे कर सकता है। आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए बोलते मुझे नहीं लगता कि यही कारण है। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि लेडी विवियन मुझसे माफी मांगने आई हो सिर्फ इसलिए कि आप दोनों दोस्त बन गए। यह बोलने के बाद राजकुमार उठकर रोज के पास आकर धीरे से बोलते हैं इसमें पहले ही वह मेरे पास आई और बोली मेरे लिए ये बोलना कितना मुश्किल हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं कभी पसंद भी नहीं करती थी मेरा पीछा कर रहा था उसने माफी मांगी। उसने कहा कि मेरे दोस्त बन जाओ। ये सुन के रोज हैरान हो जाती है। सोचते है कि वह उसी दिन हुआ होगा जिस दिन विवियन और मैं दोस्त बने थे। हे भगवान, वह दौड़कर गई और उसने थियोडोर के सामने वही बात दोहरा दी। रोज बोलती है तो क्या आप उसके दोस्त बनने के लिए मान गए। क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैंने उससे पूछा कि अगर हम दोस्त बनने वाले हैं तो मुझे पहले ये जानने की जरूरत है कि इन सब की वजह क्या थी। शुरुआत में मुझे ये लगा कि वह कोई नया तरीका आजमाने की कोशिश कर रही है। रोज सोचती है अगर हम अचानक से दोस्त बन जाए तो। नोवेल के ऐसे मेल लीड्स को देखना है जिसे सुधारी गई जादूगरनियां फीमेल लीड्स आकर्षित कर लेती हैं और प्यार में पड़ जाएं। यह सोचकर वह खुश होते हुए बोलती है क्राउन प्रिंस क्या आपको लेडी मैरीगोल्ड पसंद आने लगी है। यह सुनकर क्राउन प्रिंस गंदा सा मुंह बनाकर बोलते क्या। रोज बताती है कुछ सालों में हमारे नए रिश्ते बन गए। किसी अजीब वजह से जब भी मैं विवियन के जागिर में जाता था थियोडोर वहाँ मौजूद होता था। जब मैं कभी कभी पिताजी के साथ पीछे महल में जाया करता था विवियन को किसी तरह से पता चल गया और वह वहाँ मौजूद होती थी। स्वाभाविक रूप से हम तीनों एक साथ अधिक समय बिताने लगे। शुरू में मैं काफी परेशान थी। मुझे डर था कि मूल कहानी शुरू होने से पहले ही उन दोनों की शादी न हो जाए और हमारी कहानी यहीं पर समाप्त न हो जाए। क्राउन प्रिंस बोलते हैं विवियन क्या तुम अभी भी रोजेंटा से अपने बाल कटवाने के लिए कह रही हो। ये सुनकर विवियन बोलती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। उन दोनों की बातें सुनकर रोज बोलती है प्लीज शादी करा दो। अगर वह दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन न बन जाए तो हम बहुत ही भाग्यशाली होंगे। लेकिन इस तरह की बहस तभी हो सकती है जब वह पहले से ही आपस में अच्छे रिश्ते रखते हैं। रोज बोलते हैं क्या आप दोनों लड़ना बंद कर सकते हैं। विवियन आपको क्राउन प्रिंस को संबोधित करने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर क्राउन प्रिंस बोलते हैं बहुत पहले की बात है जब वह रोती थी और मुझसे दोस्ती करने के लिए गिड़गिड़ाती थी। यह सुनकर विवियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह गुस्से से अपना हाथ टेबल पे पटकते हुए बोलती है नहीं उस समय मैं जरूर अंधी रही होंगी। रोज सोचते हुए फिर दोनों झगड़ने लगे। दोनों से बोलती है मैं जा रहा हूँ, आशा है आप दोनों को अपनी लड़ाई का आनंद आएगा। यह सुनकर विवियन रोते हुए बोलती है नहीं रोजेंटा और क्राउन प्रिंस से बोलती है ये तुम्हारी गलती है। क्राउन प्रिंस हंसते बोलते है ठीक है विवियन की कोई गलती नहीं है। रोजेंटा रोज अपना सर टेबल पे रख लेती है। क्राउन प्रिंस चिंता करते हुए बोलते क्या हुआ रोजेंटा। विवियन बोलती है रोजेंटा क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वह दोनों रोज से पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ। रोज मन में सोचती है हाल ही में ऐसा लग रहा है जैसे एक लंबा खुशनुमा दिन बीत रहा हो। रोज बताती है मैंने विवियन को अपना पार्टनर बनाकर सोसाइटी में अपना डेब्यूट किया और मैं लगभग हर सप्ताह के आखिर में उन दोनों के साथ रहती थी। रोज हंसते हुए बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ। वह मन में सोचती मुझे इतनी खुशी होने की चिंता है। नोवेल पे आधारित इस कहानी में आगे जो होने वाला है वह पूरी तरह से अच्छा नहीं होगा। 2 सितारे गिर गए। पहला तारा गिरा एस्टेल के डियो मंदिर जाते समय भूस्खलन की चपेट में आ गए। इसके कुछ समय बाद दूसरा सबसे बड़ा सितारा डूब गया। एम्परर सो गए। वह इतनी गहरी नींद में सो गए कि वह जग नहीं सके। हत्या का संदेह था लेकिन उन्हें इसका कोई सुराग नहीं मिला। हेलियोस के सूर्य के अस्त होने के साथ एक नए सूर्य उदय का समय आ गया था। हेलियोस का हजारों सालों का इतिहास थियोडोर का पहला साल रोजेंटा को स्कूल के सदस्य के रूप में स्वीकार करने में कुछ समय लगेंगे। कोई बोलता है शायद उसे थोड़ी और पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह उस उम्र में अनुभवी नहीं है। तो कोई और बोलता है किसी ने नहीं सोचा था कि ड्यूक ऑफ एस्टेल का इतनी जल्दी निर्धन हो जाएगा। बेटे को खिताब मिलना चाहिए ये सही नहीं है। 20 साल की उम्र में मुझे लगता है कि वह इसके लिए बहुत ही छोटा है। ये सुनकर बटलर खांसते हुए बोलता है मैं सच में इस बारे में बात नहीं करना चाहता लेकिन पीढ़ियों से एस्टेल वंश यह एक सम्माननीय
एक कुलीन वंश था जिसमें सम्मान के योग्य अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे और अब ये आम आदमी का खून है। ये कहते हैं बटलर की नजर रोज पे होती है। एक ड्यूक जिसमें आम आदमी का खून हो, ये बोलता है बिल्कुल सही। जब लॉर्ड कुछ खुद के लिए कार्य कर रहे हो, शायद हमारे बच्चों में से कोई एक हो। कोई बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सब बकवास है। मेरे परिवार का जीवन लॉर्ड के बाद सर्वप्रिय है। आप पिछली पीढ़ियों को ड्यूक के करीब थे। अंतिम से पहले वाले ड्यूक का भाई मेरे परिवार का हिस्सा था। तो चलिए सीधे लॉर्ड से पूछे। सभी रोज से पूछते हैं माय लॉर्ड किसी शासक के रूप में देखना चाहेंगे। रोज कुछ नहीं बोलती है। सभी का ध्यान रोज की तरफ होता है। रोज मुस्कुराते हुए बोलती है आप सही हैं। मैं सचमुच अभी व्यस्क हूँ और मेरा जन्म एक आम आदमी की कोख से हुआ है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एस्ट्रेल वंश से मेरा सबसे गहरा रिश्ता है? मैंने सुना है कि वंश के कमजोर रिश्तों के कारण वह वंशज एक फूल को बहुत ही मुश्किल से मुरझा पाता है। मुझे हैरानी है कि क्या वह मेरे स्थान पर काम करने के लिए सही होगा। यह सुन के वह लोग डर जाते हैं। रोज उन सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। खिड़की के बाहर देखते हुए बोलती है पिता अपने अधीन उन काम करने वाले लोगों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते थे जो उनकी शांति भंग करते थे, लेकिन मैं उनके जैसे नहीं हूँ। बटलर की तरफ देखते हुए बोलती है जब तक तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ते मैं तुम्हें इस बार खुशी खुशी माफ कर दूंगी। टेबल पे हाथ रखते हुए बोलती है क्या आप सहयोगी बनेंगे या शत्रु? में बटलर का जवाब नहीं बताया जाता है। सीन चेंज होकर चर्च का होता है। बताया जाता है दिव्यांगत सम्राट थियोडोर की स्मृति सेवा का प्रथम साल, जहाँ पे सभी लोग दुखी होते हैं। रोज मन में बोलती है आत्मा को शांति मिले। रोज उस औरत से बोलती है क्राउन प्रिंस कहाँ है? औरत तो बोलती है मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। रोज वहीं जा रही होती है जहाँ उस औरत ने बताया होता है। अपने सामने क्राउन प्रिंस को देखती है। रोज बोलती है योर हाइनेस। उसकी तरफ पलटकर देखता है। रोज उसकी तरफ छाता बढ़ाते हुए बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैंने ये सवाल पहले कभी नहीं सुना। सब लोग मेरे पिता के बारे में बात करने में व्यस्त है। वह दर्द भरी मुस्कान के साथ बोलते किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा। तो उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। वह अपने हाथ का छाता छोड़ते हुए बोलती है जब विवियन छोटी थी तब वो मेरी बाहों में रोती थी, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपको वही मौका दिया था। ये सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाते हैं। हंसते हुए बोलते हैं क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे बाहों में उसी तरह रहूं जिस तरह विवियन रोती थी? रोज क्राउन प्रिंस को गले लगाकर बोलते नहीं आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिलासा देना चाहती हूँ योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस रोते हुए बोलते हैं थैंक यू रोजेंटा। विवियन छाता लेकर उन दोनों की तरफ कर देती है ताकि वो दोनों और ना भीगे। रोज पीछे की तरफ देखती है। विवियन को अपने पीछे पाती है जो रोते हुए छाता पकड़ी होती है। उस दिन लाल आंखों से विवियन उन्होंने हमें छाते से ढककर सुरक्षा प्रदान की। कुछ समय बाद सीन एक सराय का होता है। कोई बोलता है तुमने सुना? दूसरा इंसान बोलता है क्या? वह आदमी बोलता है एलियोस साम्राज्य की 3 महान सुंदरताएं हैं और उनमें से एक लॉर्ड एस्ट्रेल है। वह आदमी हंसते हुए बोलता है हाँ अगर वह इतना सुंदर है तो क्या आपको ये नहीं देखना चाहिए कि नीचे क्या हो रहा है? अच्छा तो क्या हुआ अगर वह आदमी है? अगर वह इतना सुंदर है तो ये मुमकिन है। वह हंसी रहा होता है तभी कोई आदमी आकर उसका सर पकड़कर टेबल पे मार देता है और उसके साथ वाला आदमी डर गया होता है क्योंकि उसके पैर के पास एक तीर आ गया होता है। यह देख वहाँ मौजूद सभी आदमी और औरत डर के मारे सराय के बाहर भाग रहे होते हैं। वह आदमी जिसने रोज के बारे में गलत बोला होता है फर्श पे घुटनों के बल बैठा होता है। लड़के को अपने करीब आता देख हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलता है मुझे अपनी पत्नी और बेटे नोक का पेट पालना है। लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है तुम नोक कह रहे हो? वह आदमी रोते हुए बोलता है हाँ मेरा बेटा नोक। यह सुनने के बाद वह लड़का सारा तीर उस आदमी के ऊपर छोड़ देता है। वह लड़का अपने चेहरे से हुडी हटाते हुए बोलता है मुझे वह नाम याद नहीं आ रहा था। दिव्यांगत सम्राट के अंतिम संस्कार के बाद हमें एक दूसरे को देखने का समय नहीं मिला। थियोडोर सिंहासन पे बैठ गया। मैंने ड्यूक के महल को अपना बनाने का पूरा ध्यान रखा और विवियन उच्च समाज के साथ इतनी व्यस्त थी कि उसे सांस लेने तक का समय नहीं मिला। हम कभी कभी एक दूसरे को पत्र भेजा करते थे, लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे थे। जब मन करे तब एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया था। हम बड़े हो चुके थे और हमारे सामने अधिक जिम्मेदारी आ जाना स्वाभाविक था। सुबह हो गई होती है। रोज चक्कर अंगड़ाई लेते हुए सोचती है हालांकि हम धीरे धीरे काम खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। नौकरानी आके बोलती है आप जग गए मैडम। तो बताती है एना उसकी निजी नौकरानी है। एमा की पोती। एमा अपने आप को ठीक करते हुए बोलती है अरे सर। यह सुन के रोज मुस्कुरा देती है। एना रोज के पास आकर बोलती है ये सुंदर दृश्य बुरा नहीं लगता, लेकिन क्या इस तरह से अपनी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रखना ठीक है? रोज बोलती है निहत्था होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी नींद न लेना बुरा है। एमा ड्रॉर खोलते हुए बोलती है ये सच है। में से वह ज्वेलरी वाली बॉक्स निकालती है जो जादुई कलाकृतियाँ होती हैं। वे सारी ज्वेलरी रोज को पहना देती है। रोज मन में सोचती है पिछले कुछ सालों में जादुई कलाकृतियों की संख्या बढ़ गई है। एना इयररिंग रोज के कानों में पहना देती है जिससे उसका शरीर आदमी की तरह हो जाता है। अपने बालों को बांधते हुए बोलती है एना महल जाने की तैयारी करो। कुछ देर बाद वह गाड़ी में बैठे हुए सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 4 कुलों में से एस्ट्रेल एकमात्र ऐसा कुल क्यों है जिसके पास कोई क्षेत्र नहीं है। हमारा कबीला सैकड़ों सालों से महल के करीब रहते हुए राजधानी के बाहरी इलाकों में बसा हुआ है। महज एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन क्योंकि गद्दी पे एक नया ढुका बैठा है मुझे सम्राट से मिलने जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके हमारी शुरुआत अच्छी हो। कुछ देर बाद रोज महल पहुंच जाती है। एम्परर जिसकी हालत काम करने की वजह से खराब हो गई होती है रोज बोलती है योर मैजेस्टी बहुत समय हो गया है, ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत काम है। एम्परर अपने सर पे हाथ रख कर बोलते बहुत से दस्तावेज है जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। मुझे तो उन पत्रों को भी देखना पड़ेगा जो मूल रूप से मेरे पिता से संबंधित थे। इस रफ्तार से तो मैं इन दस्तावेजों में जिंदा ही दफन हो जाऊंगा। ये सुन के रोज बोलते क्या तुम्हें मदद चाहिए? पहले तो एम्परर को समझ नहीं आया होता रोज ने क्या बोला।
जब उन्हें समझ आता है तो वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। वह बोलते हैं मैं मना नहीं करूंगा। वे जल्दी से किसी से बोलते हैं ड्यूक के लिए एक टेबल और कुर्सी का इंतजाम करो। ये सुनकर तो रोज सोचती है मैं तो बस शिष्टाचार निभा रही थी, क्या मैंने खुद को ही मुसीबत में डाल दिया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। रोज बोलती है मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। कुछ समय बाद वो बोलता है क्या वे दफ्तर में है, मैं अकेले अंदर जा सकती हूँ, आप वापस जा सकते हैं। बात सुनकर रोज हैरान हो जाती है। विवियन कमरे के अंदर आकर खुशी से बोलती है रोजेंटा योर मैजेस्टी। वह अपनी कैप नीचे रखते हुए बोलती है मुझे बिना बताए तुम दोनों यहाँ क्यों हो। बोलते हुए वह सैंडल को भी लात मार कर उतार देती है। सोफे पे लेटते हुए बोलते सौभाग्य से मैंने सुना कि जब मैं खरीदारी कर रही थी उस वक्त एस्टेल का एक रक्त महल में प्रवेश कर गया। यह सुनकर एम्परर हंसते बोलते मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना पसंद करते हो विवियन। यह सुनकर विवियन एम्परर की तरफ देखकर गुस्से में बोलती है मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, रोजेंटा से मिलने आई हूँ। उन दोनों को झगड़ता देख रोज सोचती है 1 महीने बीत गए हैं लेकिन कुछ भी नहीं बदला, मुझे इनकी बहुत याद आई। वह बोलते है ये काम खत्म होने के बाद हम साथ में खाना खाएंगे। वह बोलती है ठीक है। विवियन दस्तावेज को देखते हुए बोलती है रुको ये है। बोलती है रोजेंटा। बोलते रोजेंटा क्या कुछ गड़बड़ है। वो सोचती है अगर मूल कहानी का अनुसरण करूं तो थियोडोर इस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है और आखिरकार मुझे पूरा यकीन है कि ये दस्तावेज नोवेल की मूल सिद्धांतों का शुरुआती संकेत देता है। सबसे पहले विवियन एक ऐसी चुड़ैल बन जाएगी जो थियोडोर का लगातार पीछा करेगी और वह चिड़चिड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, सम्राट की मृत्यु के बाद थियोडोर एकांत जीवन व्यतीत करने लगता है और उसके भीतर अत्याचार की भावना उत्पन्न होने लगती है जिससे उसका स्वभाव और भी बुरा हो जाता है। जब वह राज्य के मामले में से अपना हाथ खींच लेता है और साम्राज्य का पतन हो गया। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए फीमेल लीड एक संत थियोडोर के सामने प्रकट होती है। बेशक ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि संत एक खाता थियोडोर के सामने प्रकट हो सके। फिलहाल अभी वह चिड़चिड़ा नहीं है, वह अभी पहले की तरह चालाक है। रोज बोलते क्या कहानी में सब कुछ बदल गया है। एम्परर बोलते विवियन उसके बारे में कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना। विवियन बोलती मैं उससे सहमत हूँ, वह पहले की तरह आकर्षक है, ये कितनी अजीब बात है। एम्परर बोलते हाँ ये अजीब है, वह अपने सामान्य व्यवहार में नहीं लग रहा है, अब क्या कर रहे हैं। विवियन बोलती वह सुंदर है, वैसे भी हमारा रोजेंटा हमेशा से ही आकर्षक था, शायद इसलिए कि उसने आलिशान शर्ट पहनी है जो मैंने उसे तोहफे में दी थी, पहले से भी ज्यादा चमक रहा है। बोलते दुनिया में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन दोनों की बातें सुनकर रोज हंसते हुए बोलती तुम दोनों क्या कर रहे हो। बोलते आखिरकार राहत मिली। रोज को समझ नहीं आता एम्परर किस बारे में बोल रहे होते हैं। एम्परर बोलते आपके चेहरे पे गंभीर भाव थे और आप काफी देर तक तनाव में थे, आप अब पहले से कई ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। सुनकर वह सोचती है मूल रचना की परवाह कौन करता है, अभी मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। रोज बोलती है एम्परर कृपया इसे देखें, मैं चैरिटी का आजीवन निवासी हूँ, सच कहूँ तो लगभग 1 हफ्ते से रेत के तूफान ने इसे असहनीय बना दिया है। एम्परर बोलते चैरिटी शहर रेगिस्तान के करीब स्थित है लेकिन उनके बीच काफी दूरी है। मैं अपने पिता के जीवित रहते हुए भी ऐसी घटना कभी नहीं सुनी। कुछ समय पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, टेरियन शहर में चैरिटी के निकट हर 200 साल में एक भयंकर रेत का तूफान आता है। रेत का तूफान इतना बड़ा होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल सकता है। रोज बोलते अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाना। एम्परर बोलते हाँ इतना बड़ा कि साम्राज्य के केंद्र तक पहुंच सके, इसे मुझ तक पहुंचने में काफी लंबा समय लगा होगा। अब कानूनी दस्तावेज भेजना और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करना शायद। बोलती है बहुत देर हो गई है। एम्परर बोलते हैं कि आप कोई दूसरा तरीका सोच सकते हैं। रोज बोलती है अभी तक कुछ नहीं। ये सारी बातें विवियन बड़े ध्यान से सुन रही होती है, अपना हाथ उठाते हुए बोलती है सभी लोग क्या मैं भी कुछ कह सकती हूँ। खुराते बोलती है मैं आप दोनों की बातें सुन रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे टेरियन तक पहुँचने का एक तरीका पता है। एम्परर टेबल पे हाथ पटक कर चिल्लाते हुए बोलते है क्या ये सच है विवियन। एम्परर के चिल्लाने की वजह से विवियन हैरान होती है, वह अपने आप को शांत करके बोलती है हाँ मुझे हाल ही में ग्रे कबीले से निमंत्रण मिला है, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ एस्कॉर्ट के रूप में चल सकते हैं। रोज अपने हाथ सीने पे रखते हुए बोलती है एम्परर मैं विवियन के साथ वहाँ जाऊंगा। यह सुनकर विवियन की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, वो बोलती है मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ, फिर मैं विवियन के साथ जाऊंगा और इस दौरान उसके साथ अच्छा समय बिताऊंगा। एम्परर आपको महल में अपने कामकाज को जारी रखना चाहिए, चेंजों का एस्टेल महल का होता है। एना बोलती है सर क्या आपको इसी समय जाना होगा। रोज बोलती है हाँ और मन में सोचती है संत के आने का इंतजार नहीं कर सकती, वो से जाने दांव पे लगी है। एनी की तरफ पलट कर बोलती है मुझे कुछ सामान चाहिए। वह बताती है असाधारण शक्तियों वाला प्रतिभाशाली जादूगर अपने गुरु को हत्या करने के बाद भाग रहा है और छिप रहा है। नोवेल में रेत के तूफान को रोकने के लिए एक अंधेरे से भरा हुआ योद्धा के रूप में प्रकट होने वाला कैरेक्टर मुझे उसकी जरूरत है। कुछ देर बाद रोज एक सराय के सामने आ जाती है, वह बोर्ड को देखते हुए सोचती है अंधेरे के अंदर प्रकाश, क्या ये वही सराय है जहाँ डार्क क्रूसेडर ठहरा हुआ है। आसमान से गिरी संत नामक पुस्तक में छिपा गहरा रहस्य जिस जादूगर ने उसका बचपन में पालन पोषण किया था, उसका मन काफी जिज्ञासु था और उस प्रतिभाशाली युवा शिष्य का और उसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट में किया जाता था। तनाव और एक्सपेरिमेंट के कारण उस युवक का मन चकनाचूर हो गया था। आखिर में समय का इंतजार करने के बाद और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के बाद वह भागने से पहले अपने गुरु की हत्या कर देता है। उसके गुरु जादूगरों के टावरों में रहने वाले शिशुओं में से एक थे और आखिर में डार्क क्रूसेडर जादूगरों द्वारा वंचित व्यक्ति बन जाता है। फीमेल लीड से मिलने से पहले वह उसी सराय में ठहरता था जहाँ वह ठहरती है और बलियों के पागल के रूप में जाना जाता है।
बाद में जादू करके टावर में कब्जा करने का प्रयास करता है, लेकिन मेरे भागने का कोई इरादा नहीं है। मुझे अभी उस पागल की जरूरत है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे मुझे उससे लड़ना पड़े। सोचने के बाद वह सराय का दरवाजा खोल के अंदर जाती है। उसके पास एक आदमी आकर बोलते हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रोज बोलती है, मैं किसी की तलाश कर रही हूँ। वह आदमी बोलता है, कौन। रोज कुछ बोलती है, इससे पहले ही वह आदमी घबराकर मुड़ते हुए बोलते, हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैंने उसे वुल्फ को शर्त ना लगाने के लिए कहा था। यह सुनकर रोज सोचते है, वुल्फ, क्या उस हंगामे के पीछे का व्यक्ति कोई और हो सकता है। यह सोचते हुए जल्दी से रोज उस तरफ बढ़ जाती है। वह आदमी रोज को वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन रोज उसकी नहीं सुनती है। हम देखते हैं उस लड़के ने उस आदमी के पेट में चाकू मार दिया होता है। वह आदमी दर्द से कांप रहा होता है। वह हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे उकसाओगे और मेरे खिलाफ शर्त लगाओगे। ये बोलते हुए उसका ध्यान रोज की तरफ जाता है। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर हंसते हुए बोलता है, क्या तुम भी मेरे खिलाफ शर्त लगाना चाहते हो। बोलती, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। वह हंसते हुए बोलता है, एक मदद। वह रोज की तरफ आते हुए बोलता है, बता दूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिसमें मेरी रुचि ना हो। रोज घबराते हुए बोलती है, लेकिन। नोक हंसते हुए बोलता है, आप कुछ हद तक रोमांचक लगते हैं। रोज नोक को देख रही होती है। नोक टेबल पर बैठकर हंसते हुए बोलता है, जमा राशि 10 सोने के सिक्के क्लिप निकलती है जिसमें पैसे होते हैं। वह बोलती है, आप नौकरी के बारे में नहीं पूछेंगे। नोक हंसते बोलता है, मैं इस बारे में पूछना भूल गया था, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। रोज मन में सोचती, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बचाया जो मौत के कगार पर था, वह बहुत परेशान है। बोलती है, मुझे उम्मीद थी कि आप टेरियम में विकसित हो रहे रेत के तूफान का ख्याल रख सकते हैं। वह इलाका अभी भी कठिन है, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि आप हमारे परिचारक के रूप में भेष बदल कर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ये बोलने के बाद वह सोचती है, वुल्फुके के पास किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं होगा, इसलिए वह अगर परिचारक के वेश में रहे तो ये सुरक्षित होगा। मैं मूल रूप से उससे 2 काम करने के लिए कह रही हूँ। अगर वह मना कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर नोक मुस्कुराता है और बोलता है, सुनने में ये अच्छा है। रोज जिसे समझ नहीं आता वह क्या बोलना चाहता है, वह अपने सर से हुडी हटाते हुए बोलती है, तो चलिए मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम रोजेंटा स्टेल है, मैं स्टेल का ड्यूक हूँ। नोक बोलता है, मैं समझ गया। रोज को समझ नहीं आता वह क्या समझ गया। वह बोलती है, क्षमा करे। यह सुनकर नोक हंसते बोलता है, कुछ नहीं। रोज सोचते क्या यही उसका आखिरी जवाब है। नोक बोलता है, मुझे लगता है कि मैं अब अपना परिचय दे सकता हूँ, मेरा नाम। इससे आगे वह कुछ बोलता। रोज बोलते है, मुझे पहले से ही पता है आप मिस्टर वुल्फ हैं, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। बोलता है, भेड़िया, तो फिर। रोज बोलती है, मिस्टर वुल्फ। रोज के सर को पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, ड्यूक, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। रोज तो उसके इतना करीब आने की वजह से घबरा रही होती है। यह बोलने के बाद नोक मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं नोक ड्यूक का बटलर बन गया होता है। नोक हंसते हुए बोलता है, मुझे बटलर वुल्फ का ड्यूक। रोज उसे देखकर सोचते हुए बिल्कुल परफेक्ट ही दिख रहा है। यहीं पे स्टोरी खत्म करते हुए आगे के चैप्टर और भी अच्छे हैं।